हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग CUET यूजी की जो फिजिकल एजुकेशन की सीरीज थी उसका आज हम लोग सेकंड वीडियो बना रहे हैं, यानी कि 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस थे वो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 21 से लेके 40th क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर आप साल 2024 के लिए LNIP के 4 ईयर BPED कोर्स के लिए या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के BSc इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने हमारा पैम्पलेट है। सिर्फ 500 रुपये आपकी इसकी फीस है। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 3 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने शो किए हैं और बहुत बच्चे LNIP में अपना एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। सिर्फ 500 रुपये आपकी फीस है और ये वन टाइम है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई मंथली फीस नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं, आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे और जब तक आपका 2024 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम आपके साथ हैं और आपको पूरी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना 21 क्वेश्चन से और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप वाले, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो कॉलेज से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी। ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन तक यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने 21st क्वेश्चन से। और फिर से मैं बता दूं कि क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उससे जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने वाले होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो 21st क्वेश्चन है, डैश इज नॉट कॉज्ड बाय फंगाई। अब फंगाई एक तरह का बैक्टीरिया हो सकता है जिससे हमको बहुत सारे बीमारियां होती हैं और बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आपको देखने को उसकी वजह से मिलते हैं। तो फंगाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। ये जो तीन आप देख सकते हो, ये तीनों होते हैं आपके फंगाई की वजह से। और आस्थमा आपका जो होता है ये आपका पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आपका पॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया की वजह से ये तीनों चीज़ें जो है ये आपकी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, फिटनेस इज मोस्ट वाइटल फॉर एन एथलीट एज इट हेल्प्स इन डैश परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज। अब यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपने समझा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिटनेस क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। पहला ऑप्शन दिया है इम्प्रोवाइजिंग, सेकंड है इंप्रूविंग, थर्ड है डिक्रीजिंग और फोर्थ है पीक। तो डिक्रीजिंग तो हटा दो कि फिटनेस आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज यानी कि कम तो नहीं करेगी, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। क्या आपकी परफॉर्मेंस को पीक पे लेके जाने हेल्प करेगी? क्या सिर्फ फिटनेस ही मोस्ट वाइटल है पीक पे ले जाने के लिए? तो नहीं है। आपका जो स्किल्स हैं आपके गेम के, या फिर जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आप कितना सोच सकते हो, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके टैक्टिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीक तो नहीं होगा। क्या इंप्रोवाइज करने में फिटनेस हेल्प करती है? तो नहीं। इंप्रोवाइज का मतलब होगा कि आप पहले से ही चीज़ों को समझ लेते हो, किसी कंडीशन को मैच की समझ रहे हो, या आपके अपोनेंट में क्या वीकनेस है उसको समझ ले रहे हो। तो फिटनेस ये काम तो आपका नहीं करती। तो सिंपल सा, फिटनेस क्या करती है? हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, और इंजरीज को भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश एक्सरसाइजेस। अब इसके पहले वाले जो वीडियो था जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसमें मैंने आपको आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक तीनों के बारे में डिटेल में बताया था। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैलिस्थेनिक होते क्या हैं। तो देखो, कैलिस्थेनिक बेसिकली होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के या फिर बिना किसी वेट को लिए। आप सिर्फ अपने बॉडी वेट का यूज करके जब एक्सरसाइज करते हो, उसमें आपके स्क्वाट्स हो सकते हैं, स्क्वाट्स जंप हो सकती है, पुशअप्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, आप इनमें बिना किसी इक्विपमेंट के एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये हमारी कैलिस्थेनिक कही जाती हैं। वेट ट्रेनिंग में आप वेट ले सकते हो, जितना ज़्यादा आप वेट उठा रहे हो, 1 RM यानी कि 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, एक बार में कितना उठा सकते हो। या फिर आप अपने बांट के कर लिया कि आप सेट्स में लगा रहे हो कि 10 डंबल करने हैं 12-12 किलो के या 5 किलो के, तो वो हमारा बेसिकली हो गया वेट ट्रेनिंग। अब इसमें मैंने इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मैंने आपको बताया था, ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं या फिर ये वो मेथड है एक्सरसाइजेज का जिसमें आपकी मसल्स का जो साइज होता है वो चेंज होता है, उनकी शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आइसोमेट्रिक मैंने आपको बताया था, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ। ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें आपका जो लेंथ है मसल्स का वो सेम रहने वाला है, जैसे कि प्लैंक एक आपका एग्जाम्पल हो गया। अ, आप अगर अपने हाथ पे खड़े हुए हो, ठीक है, तो वो आपका हो गया एक एग्जाम्पल। आप अगर स्क्वाट्स भी कर रहे हो और बॉडी को होल्ड करके कर रहे हो तो वो भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये आपके आइसोमेट्रिक के हो गए। आइसोकाइनेटिक क्या होती है? बेसिकली जो आज की एडवांस मशीन्स आती हैं जिनका एक फिक्स प्रोसीजर होता है कि आप जैसे बटरफ्लाई आपकी एक्सरसाइज होती है चेस्ट के लिए, तो उसका एक फिक्स पाथ है, वो ऐसे ही आगे जाएगी और उसी पाथ में पीछे आएगी। तो ये क्या होती है? ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें एक फिक्स पाथ जो होता है वो हमारा फॉलो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अनदर नेम ऑफ डैश डैश फ्रिक्शन।
आप सबसे पहले आपको समझना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के दो तरीके होते हैं, एक काइनेटिक और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक की बात कर लूँ, तो आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक प्लेग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, आप कोई भी बॉल मानो। तो ये क्या करेगी, ये एक ही जगह पे रुकी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कोई एनर्जी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे जहाँ पे इसका कांटेक्ट हो रहा है ग्राउंड से, इस जगह पे एक एनर्जी इसको रोक के रख रही है, और उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहाँ पे रोक ही रही है। बाकी इसके बाद अगर मैं आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेता हूँ, अगर इसी बॉल को हमने किक कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने किसी बॉल को किक किया तो वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉल आगे जाते जाते कहीं पे रुक जाएगी। तो जब ये बॉल ट्रैवल कर रही थी, तो ग्राउंड से इसमें जो एनर्जी लग रही थी इस बॉल को रोकने के लिए, वो हो जाती है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर रुका हुआ है तो उसमें जो एनर्जी लग रही है उसको रोक के रखने में, वो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई। और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई जब कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें भी कोई एनर्जी लग रही है उस चीज को रोकने के लिए, तो वो हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है मेनली रोलिंग, और सेकंड होता है स्लाइडिंग, ठीक है। अब रोलिंग से आप मतलब समझ सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल कर रहा है, जैसे कि बॉल है, वो बॉल रोल कर रही है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, तो उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन लग रही है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रही है वो हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही है। फ्लूइड फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, तो पानी में अगर कोई चीज़ है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, उसको भी रोकने में एक एनर्जी लग रही है, तो उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, जिसमें आपका शिप एक एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर आप अगर स्विमिंग कर रहे हो तो भी आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है आगे जाने के लिए, और पानी भी आपको रोकने की कोशिश करता है आगे जाने से। तो ये हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझो। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग मेथड के थ्रू जाएंगे, नहीं तो कुछ लोग अगर चाहो तो, अगर आपको समझ में आ गया कि ड्रॉज कैसे बनते हैं, नॉकआउट के फिक्सचर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि हम इसको पूरा क्लास में अच्छे से समझेंगे जब हमारी क्लासेस होंगी, तो उसमें आप इसको प्रोसीजर सही तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे अलग अलग टीम्स का फिक्सचर बनाने में, तो फिर आप ये सिर्फ क्वेश्चन देख के इसको सॉल्व कर पाओगे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, विच राउंड विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। अब आपसे पूछा गया कि 11 टीम्स हैं वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कौन सा ऐसा राउंड होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मैचेस होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 11 टीम्स हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकलेगा, आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप इसमें से बाईस निकालोगे, ठीक है। तो बाई निकालने का क्या तरीका होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू टू द नंबर ऑफ टीम्स। तो जैसे हमारे पास 11 टीम्स हैं, तो इसके आगे नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या आ रही है हमारी, 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाईस निकालने के लिए हम लोग पावर ऑफ टू से टीम्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे आ गए 5 22, ठीक है। ये हमारे 5 बाई हो गए। अब आपको पता है बाई टीम्स को दिए जाते हैं। इसका भी एक प्रोसीजर होता है जो हम जिससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो 1 में हमने सॉल्व किया, तो उसको जरूर देखना। आप सबसे पहले बाई देते हो लोअर हाफ की सबसे लोअर टीम को, फिर अपर हाफ में अपर टीम को, ऐसे करके आपको 5 बाई देने हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आप, जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसने भी यहाँ पे आंसर जो है वो 2 लगा के रखा था, जिसका मैं आंसर की यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 2। इसने बोला कि राउंड 1 में सबसे ज़्यादा मैचेस होंगे। पहली बार देखने में ऐसा ही लगेगा कि हाँ राउंड 1 है तो उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो समझो। अगर 11 टीम्स हैं और आपको 5 बाई इनमें देना है, तो 5 टीम्स को तो आपने बाई दे दिया, बची कितनी टीम्स, 6 टीम्स। अब ये 6 टीम्स अगर आपस में खेलेंगी तो कितने मैचेस होंगे, इनके होंगे आपस में 3 मैचेस। 3 टीम 6 टीमें हैं आपस में खेलेंगी, तो हमारे हो गए 3 मैचेस। तो राउंड 1 में हमारे पास आए सिर्फ 3 मैचेस। अब आप सोचो, जब 3 मैच हुए तो 6 में से 3 टीम आगे बढ़ गई, और 5 टीम थी जिनको बाय मिला था वो पहले राउंड में रुक गई थी। अब कितनी टीम्स हो गई, 8 टीम्स बची। अब 8 टीम्स के बीच में जब मैच होगा तो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 4 मैचेस। इसके बाद हमारा हो जाएगा सेमीफाइनल, जिसमें 4 टीम्स पहुंचेंगी। तो राउंड 3 में हो गए हमारे 2 सेमीफाइनल, और राउंड 4 में हमारा होगा सीधे फाइनल, जो कि होगा 1 मैच। तो ये प्रोसीजर था इसको सॉल्व करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउंड 2, कि 11 टीम्स के हिसाब से राउंड 2 में सबसे ज्यादा मैचेस होंगे। यही अगर क्वेश्चन होता कि 16 टीम्स हैं तो कितने मैचेस होंगे, तो भैया 16 टीम्स आपस में खेलेंगी, तो पहले राउंड में 8 मैचेस, 8 टीम्स बाहर हो गई, बची 8 टीम्स, फिर 4 मैचेस, फिर 2, फिर हमारा फाइनल का 1 मैच, ठीक है। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो बहुत इजीली इसको सॉल्व करोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट और इवेंट मैग्नीशियम पाउडर इज यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब आपने अगर ओलंपिक्स देखा होगा, या फिर अगर आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, या फिर किसी थ्रोइंग इवेंट के पार्टिसिपेंट हो गए, तो आपने देखा होगा कुछ पाउडर टाइप का एक चीज होती है जो एथलीट्स अपने हाथ पे लगाते हैं, ठीक है। वो क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनके हाथ में जो फ्रिक्शन की
स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, ठीक है, ताकि वो अपने जब इक्विपमेंट को होल्ड करें तो एक अच्छी ग्रिप उनके हाथ से वहां पे बन पाए। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा स्पोर्ट है जहाँ पे मैग्नीशियम पाउडर का यूज होता है। तो क्या आपने कभी फुटबॉल में देखा है लोगों को हाथ या पैर पे पाउडर लगाते हुए? बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट में देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। लॉन्ग जंप में देखा है? नहीं देखा है। शॉर्ट पुट में आपने जरूर देखा होगा, जहाँ पे हमारी शॉर्ट पुट जो होता है एक इक्विपमेंट को लेता है और हाथ पे लेके हमको उसको थ्रो करना होता है, तो ताकि उस इक्विपमेंट पे ग्रिप अच्छी बने, इसलिए जो एथलीट्स होते हैं वो अपने हाथ पे ये पाउडर को लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ रिलेटेड है। टू डिटरमाइन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इफ अ स्टूडेंट बाय पार्शियल कलअप टेस्ट, आपको एक स्टूडेंट ने आपने एक स्टूडेंट को पार्शियल कलअप टेस्ट यानी कि एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइजेस कराई, जिसको हम सिटअप्स कह सकते हैं जनरली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उस सिटअप्स में या फिर उस पार्शियल कलअप टेस्ट में इन चारों में से कौन सा इक्विपमेंट जरूरी नहीं है, ये आपको बताना है। ये बेसिकली हमारे टेस्ट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। इस यूनिट को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमको पढ़ना है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें भी कुछ टेस्ट के क्वेश्चन आए थे, तो जितना मैं बता सकता था मैंने बताया। तो देखो, जिम मैट आपको चाहिए ही होगा, आप जिस पे लेट के सिटअप्स कर रहे हो तो बिल्कुल जिम मैट चाहिए। स्टॉप वॉच हमको चाहिए मेजर करने के लिए कि क्या ये उतने टाइम तक सिटअप्स कर रहा है, कितने टाइम तक सिटअप्स कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें 1 मिनट का टाइम मिलता है एथलीट को कि 1 मिनट में तुम जितने सिटअप्स कर सकते हो तुम करो, तो वहां पे स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। मेजरिंग टेप और मैग्नीशियम पाउडर, इन दो चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इन दो में से कोई एक चीज चाहिए, एक चीज कोई नहीं चाहिए। तो आप खुद सोचो, मैग्नीशियम पाउडर की हमने बात करी कि फ्रिक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन क्या कभी आपने सिटअप्स जब भी किया होगा, आपने बहुत बार सिटअप्स किया होगा अपने रूटीन में, अपनी प्रैक्टिस में, तो क्या आपने कभी मैग्नीशियम पाउडर का यूज किया है? आपको कहीं जरूरत है फ्रिक्शन को कम ज्यादा करने की? तो मेरे ख्याल से नहीं है। मेजरिंग टेप बेसिकली अगर आप सिटअप्स में यूज कर रहे हो तो आप ये जज करने के लिए कर सकते हो कि जो बच्चा है उसका जो जब उसका शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या वो प्रॉपर डिस्टेंस तक जा रहा है कि नहीं, या फिर अगर आपने एक उसको डिस्टेंस बता दिया कि आपका नेक नीचे जमीन पे नहीं लगना चाहिए, तो आपने देख लिया कि 5 इंच या 10 इंच के ऊपर से उसको अपने हेड को वापस ले जाना है, तो मेजरिंग टेप का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। लेकिन मैग्नीशियम पाउडर एक ऐसी चीज है जिसका बिल्कुल भी आपके सेटअप्स में यूज नहीं होता, इसलिए इसका ठीक आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के ये थे, पर आप जब बार बार टेस्ट को पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। अभी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द वर्ड एक्सट्रिंसिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंट्रीसियस, एंट्रीसेकस या एंट्रीसियस, आप कैसे प्रोनाउंस करो इसको, दैट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो चीजें हैं, हम इसको मोटिवेशन में इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। बेसिकली इनका जो मतलब होता है, आंसर मैं बता देता हूँ। एक्सट्रिंसिक का हमारा मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि बाहर से। तो मोटिवेशन में आप ये दो टर्म्स अभी पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे इंट्रिंसिक और सेकंड आप पढ़ोगे एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जैसा कि इसका मतलब ही आपको पता चल गया, आउटर, और ठीक इसका अपोजिट इंट्रिंसिक आपका होता है इनर। यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हम दो टर्म्स ये पढ़ेंगे जब हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है एक्सट्रिंसिक, लेकिन आपको ये वर्ड जहाँ देखने को मिलेगा, मैं सीधे उसकी बात कर लेता हूँ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो हो जाता है, वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है कि हाँ मुझे अचीव करना है, मैं कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेडल जीतना चाहता हूँ, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये आपके अंदर से आ रहा है, और ये सबसे बेस्ट टाइप का मोटिवेशन होता है जो लॉन्ग टर्म तक आपको सपोर्ट करता है। ठीक इसका उल्टा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको बाहर से मिलता है, कि आपको कोई अवार्ड मिलेगा अगर आप जीतोगे, या आपको कैश प्राइज मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप डर के मारे, कभी कभी पनिशमेंट भी आपका एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे मेरे कोच पनिशमेंट देंगे। तो ये सब आपका क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक का यहाँ पे मतलब हो गया आउटवर्ड, और कभी आपसे इंट्रिंसिक पूछा जाए तो वो आपका इनवर्ड या फिर इनर मतलब उसका हो सकता है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, 5-10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मैंने मोटिवेशन आपको बताया कि मोटिवेशन क्या होता है। ये एक भाव होता है जो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, सबके अंदर मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि मोटिवेशन को रिलेट कर रही हैं। कंट्रोलिंग, किसी चीज को संभालना, कंट्रोल करना। गोल सेटिंग, अपने गोल को सेट करना कि मुझे ये करना है। डायरेक्टिंग, किस रास्ते पे जाना है। या पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बात करना। तो इनमें से क्या क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो बहुत इजी सा है, आप खुद समझ सकते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये मैंने आपको बताया था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो हमारा बेस्ट फैक्टर होता है, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक इसी का एक फीचर है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। ठीक है, Just a minute.
पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ही एक फीचर है। तो अगर मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो डी कहाँ पे है, डी सिर्फ सेकंड नंबर पे ही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसके साथ गोल सेटिंग, बिल्कुल गोल सेटिंग भी आपका एक ऑप्शन होता है। आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, आपका गोल क्या है, तो ये भी आपको मोटिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, डायरेक्टिंग एक बेसिकली एक प्रोसेस हो गया, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये आपके प्रोसेस हो गया उस गोल तक पहुंचने का, लेकिन गोल सेटिंग आपका जो है ये आपका मोटिवेशन की वजह से हो रहा है। और ऐसे जब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको ऑप्शन दिए हैं कि सिर्फ 2 ही चीज आपको सिलेक्ट करनी है, तो ऐसे में कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको सारे ही ऑप्शंस ठीक लगते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको देखना है कि वो 2 बेस्ट कौन से इसमें ऑप्शंस हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं और आपको उन पे टिक लगाना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम टो टू हेड। अब हम हेल्थ एजुकेशन में जब पढ़ेंगे तो हमको इन सबको पढ़ना है। बायोमैकेनिक्स में भी ये हैं थोड़े बहुत, हेल्थ एजुकेशन में भी ये हमारी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं ये हैं, तो हमको उनको पढ़ना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको टो से लेके हेड तक, यानी कि आपके पैरों से लेके हेड तक ये इंजरीज जहाँ जहाँ होती हैं उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। यानी कि जो इंजरी पैरों में होती है वो सबसे नीचे, और जो हेड की तरफ होती है वो सबसे लास्ट में आएगी। चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो आप ऑप्शन में दे सकते हो कि ए सब में ही सबसे ऊपर है, यानी कि पेस प्लेनस जो है ये आपका सबसे नीचे यानी कि टो की तरफ होता है, और प्लेस प्लेनस का नाम, दूसरा नाम जो है वो होता है फ्लैट फुट। ठीक है, बेसिकली इस डिफॉर्मिटी को फ्लैट फुट बोलते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो है पेस प्लेनस। ठीक है, इसके बाद मैं हॉलो बैक आपको बता देता हूँ क्या होता है। हॉलो बैक बेसिकली होता है, ये आपका कहलाता है लॉर्डोसिस, और ये आपकी जो लोअर बैक होती है वहां पे होता है जब आपकी लोअर बैक थोड़ी सी अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है और आपका पेट जो है वो आगे से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। यानी कि आपका अगर नॉर्मल बैकबोन जो है अगर मैं बनाऊं कुछ अगर इस तरह की है, तो लॉर्डोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बैकबोन है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो आप ये जो एरिया देख रहे हो ये क्या है, हमारे लोअर बैक में थोड़ा सा जो बैकबोन है वो आगे की तरफ टिल्ट हो गई है, तो ये होता है लॉर्डोसिस। जेनुवेरम को हम कह सकते हैं बो लेग। ठीक है, बो लेग का दूसरा नाम है जेरुवेरम, जहाँ पे आपके जो पैर होते हैं वो कुछ इस शेप में हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बनाऊं, कोशिश करूं अगर मैं बनाने की, तो ये आपकी नीज है। ठीक है, और आपके पैर जो है वो थोड़े से ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। आपने जनरली भी अपने लाइफ में लोगों को कुछ देखा होगा जिनके पैर ऐसे हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो ये गैप यहाँ पे बन जाता है नीज के बीच में। और हंचबैक जो होता है ये हमारा होता है सबसे ऊपर, ये डिफॉर्मिटी होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी, अगर जैसे मैंने दिखाया कि आपकी ये नॉर्मल बैकबोन है, तो इसमें क्या होता है ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ, पीछे की तरफ ज्यादा हो जाता है, और यहाँ नीचे से अपनी हमारी बोन जो होती है वो नॉर्मल होती है। यानी कि ये जो पीछे वाला पार्ट है कूबर टाइप का यहाँ पीछे ऐसे बन जाता है, पीछे से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है, तो ये होता है हमारा, इसको हम कहते हैं काइफोसिस। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लासेस में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लासेस ज्वाइन करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे क्वेश्चंस हैं, हमने कभी सुना भी नहीं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। इन्हीं से ही बार बार क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो आप देख सकते हो ए सबसे नीचे है फ्लैट फुट, उसके बाद बो लेग, ये भी पैर की बीमारी है, तो ए के बाद आ जाएगा सी। तो देखो ए सी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे होने नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया आपकी बीमारी कहाँ होती है, लोअर बैक में होती है, जो कि होती है हमारी लॉर्डोसिस। तो ए सी बी ये लॉर्डोसिस आ गया, फिर हंच बैक हमारे यहाँ सबसे ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। एक और डिफॉर्मिटी होती है जो कि काफी ज्यादा फेमस होती है, वो होती है नॉक नी। ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपके ये जो 2 पैर हैं इनके बीच में डिस्टेंस हो रहा है। नॉक नी में ठीक इसका अपोजिट होता है, जब हमारी जो नीज होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, फिर बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉक नी। और उनका जो दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको हम कहते हैं जेनु वेलगम। ठीक है, जेनु वेलगम उसका नाम होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 31st क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। अब आईओए आपको पता होना चाहिए क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये कब बनी थी, 1927 में। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी था पहले पार्ट में, तो आप देख लेना। सर दोराबजी टाटा जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर नोहरेन जो थे ये बेसिकली दोराबजी टाटा के साथ थे, और इनका भी बहुत बड़ा हाथ था आईओए को स्टैब्लिश करने में, लेकिन जो पहले प्रेसिडेंट थे वो दोराबजी टाटा थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह जो थे ये बेसिकली एक क्रिकेटर थे, जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे पहले पुराने ज़माने में, और इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी भी है पंजाब पटियाला में, तो अगर आपने सुना हो महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और मिस्टर हैरी क्रोवे बक जो हैं इन्होंने फॉर्म किया था वाईएमसीए।
ठीक है। YMCA आपका जो कॉलेज है इंडिया के अंदर 1920 में ये बना था, स्टैब्लिश हुआ था। तो ये जो आपका कॉलेज है इसको हैरी क्रॉवी बग यानी कि HC बग के नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इन्होंने YMCA कॉलेज को फाउंड किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following example is related to extramural tournament? अब extramural tournament क्या होता है पहले इसको समझो, और इसके अपोजिट कौन सा टूर्नामेंट होता है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट, उसको समझो। अब इंट्राम्यूरल देखो क्या होता है, ये फिर से वही वर्ड है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जैसे वर्ड हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल सॉरी और एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल वो इवेंट्स होते हैं या गेम्स हो सकते हैं जो चार दीवारों के अंदर होते हैं, यानी कि आपने अपने स्कूल में इंटर क्लास खेला होगा, आपने इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स खेले होंगे, ठीक है। ये आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता होगा जो कि आपके स्कूल के बच्चों के साथ में होता है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन जो कि चार दीवारों के अंदर ही होते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि आप इन चार दीवारों के बाहर जाके खेलते हो, यानी कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो सकता है, आपका कोई स्टेट टूर्नामेंट हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज रिलेटेड टू एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो एक एक करके देखते हैं। गुरप्रीत डिफीटेड हरप्रीत हु इज द स्टूडेंट ऑफ अनदर स्कूल। गुरप्रीत ने हरप्रीत को हराया जो कि एक दूसरे स्कूल की स्टूडेंट है। ये पॉइंट हो सकता है, पर पहले एक बार सारे पढ़ लेते हैं। राम डिफीटेड हिज क्लासमेट्स, नहीं क्लासमेट की अगर बात हो गई तब तो ये चार दीवारों के अंदर हो गई, तो ये तो इंट्रिंसिक हो गया, इंट्रिंसिक हो गया ये, ठीक है। रीता वन गोल्ड मेडल इन स्पोर्ट्स डे इवेंट्स ऑफ हर स्कूल, मैंने स्पोर्ट्स डे आपको बताया, स्पोर्ट्स डे किसके, एक ही स्कूल में अंदर हो रहा है और उसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा इंट्रिंसिक हो गया। श्याम्स हाउस वन कबड्डी मैच इन एन इंटर हाउस टूर्नामेंट, इंटर हाउस का भी मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दे दिया, ये भी आपके स्कूल के अंदर हो रहा है, यानी कि चार दीवारों में ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो पहला ही पॉइंट था जो हमको ठीक लगा था, यही हमारा ठीक आंसर है इसका, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल समझ गए होंगे कि क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इंट्राम्यूरल जो कि आपके चार दीवारों के अंदर होते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल जो कि चार दीवारों के बाहर होते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 17 टीम्स, winner of the tournament played maximum number of matches in the tournament, which of the following team 1 to team 17 was the winner of the tournament। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है, सॉरी इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें आपको बेसिकली समझना पड़ता है कि 22 जो हैं वो टीम को किस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। अगर हम सही मेथड से गए, यानी कि हम फॉर्मूला से गए, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, तो इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा था और आपको इसका आंसर कैसे निकालना था। अब आप खुद सोचो, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में आपके पास 17 टीम्स हैं। अब मैंने आपको बताया कि 17 टीम्स हैं, तो आपको इसमें 22 निकालने पड़ेंगे। तो आप क्या लोगे, इसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2। 17 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आ रही है, एक तो इसके पहले आ गई 16 और जस्ट अब क्या आएगी 32, ठीक है। तो हमने क्या लिया, नेक्स्ट पावर 32। नंबर ऑफ 22 निकालने के लिए पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स 17, हमारे कितने 22 आ गए, 15 22, ठीक है। अब 17 टीम्स हैं, नॉकआउट फिक्चर बनाना है और 17 में से 15 टीम्स को हम बाई दे रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एक टीम, दो टीम, ऐसे करते करते टोटल 16 और 17। अब 15 टीम्स को तो मैंने बाई दे दिया, यानी कि यहाँ पे अगर 15 टीम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने 15 बाई बांट दिए। सिर्फ दो टीम बची, 16 और 17, ठीक है। अब इन दोनों टीम्स को आपस में राउंड 1 खेलना पड़ेगा, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो विनर हुई है उसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं। तो इन्होंने तो खेला नहीं, इसका मतलब इनके तो मैचेस वैसे ही कम हो गए। 16 और 17 ने आपस में मैच खेला, यानी कि जो 16 से 17 टीम थी। तो इस हिसाब से आपका ये दो ऑप्शन तो हट जाएंगे, क्योंकि दो टीम में से पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है। तो या तो 14 और 15 होगा, या तो 5 और 6 होगा। अब इसी चीज को पता लगाने के लिए आपको कुछ फॉर्मुलेज यूज करने पड़ते हैं। एक तरीका होता है 22 को ऑर्डर में सेट करने का, तो उसको हम क्लास में पढ़ेंगे। तो आपकी ये जो 16 और 17 यानी कि जो दो टीम है जिनको राउंड 1 में मैचेस खेलने पड़ रहे हैं और जिनको बाई नहीं मिला है, वो आपकी हो जाएंगी 5 और 6। और जब आप इसको क्लास में पढ़ोगे तो आप इजीली इस चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है और आपको आंसर कैसे निकालना था, ठीक है। चलो LCCPE, popularly known as लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, was established in the year। आपको बताना है कि जो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। हमको 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, और कुछ तीन चार इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो आप इजीली इनके नाम याद कर लोगे। देखो वन लाइनर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको जो नंबर है ना वो आपके ऐसे झोली में ऐसे गिरा के जाएगा कि भैया ले जाओ 5 नंबर, हमको नहीं चाहिए। तो
आपको सिंपल से यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए कि 1932 में हमारा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना था। इसके अलावा कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, HVPM, ठीक है, HVPM आपका बना था 1914 में। YMCA की हमने बात करी थी, YMCA आपका 1920। इसके बाद लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज 1932 हो गया। LNIP से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपका बना था 1957 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। साई था हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1984 में था साई का। NSNIS हमारा 1961, ठीक है। बाकी IOA मैंने आपको बताया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, ठीक है। तो ये सारी जो डेट्स हैं इसको हम पढ़ेंगे। WHO के बारे में भी हमको डेट्स थोड़ी सी याद करनी है, वो सब हम पढ़ेंगे क्लासेस में अपनी, ठीक है। नाडा वाडा के बारे में हमको पढ़ना है, तो वो सब हम क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, तो फटाफट 10-15 सेकंड का टाइम लो और इस क्वेश्चन का आंसर आप करो। पहला ऑप्शन है टू अचीव हाई परफॉर्मेंस इन इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन में हाई परफॉर्मेंस करना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मास पार्टिसिपेशन, बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेशन करना। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन जोनल कॉम्पिटिशंस, जोनल कॉम्पिटिशंस जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं वो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू प्ले एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि आपकी शहर का जो लेवल है उस पर अपॉर्चुनिटी देना। तो मेरे ख्याल से इसमें जो सही आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे मार्क भी हाँ 2 ही है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन जो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये हमारे इंटरम्यूरल टूर्नामेंट्स का होता है। क्योंकि इंटरम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या है, जो आपके स्कूल के अंदर हो रहे हैं, चार दीवारों के अंदर हो रहे हैं, तो वहां पे आप बच्चों को खुली छूट देते हो कि आप जिसको पार्टिसिपेट करना है वो आके पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट जहाँ पे आप बच्चों को बाहर भेज रहे हो, एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके बाहर भेज रहे हो कंपटीशन में, दूसरे स्कूल से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से, तो वहाँ पे मास पार्टिसिपेशन का चांस नहीं होता है। वहाँ पे तो आपको सेलेक्ट होके आना है, इसीलिए ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव नहीं। इंटर क्लास में अच्छा कंपटीशन, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, तभी तो आप एक्सटर्नल टीम में आओगे। जोनल कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल एक्स्ट्रामुरल हो गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हमारा एक्स्ट्रामुरल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर्स निकालने हैं। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्शन मूवमेंट। अब मैंने आपको बताया था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो हमारे मूवमेंट हैं। पहले आपको बता देता हूँ। फ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारे जॉइंट्स का जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है। जब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं, आपके हाथ में यहाँ डंबल है, ठीक है। डंबल के नाम पे मैं क्या उठाऊँ, चलो ये अपना पेन ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक डंबल है, मैंने इसको ऐसे किया, मसल्स मेरी ऊपर आ रही हैं, या जो वेट है वो ऊपर आ रहा है, मसल्स मेरी यहाँ पे फ्लेक्स हो रही है, और इसी के साथ साथ जो जॉइंट है, ये जो एंगल है आप इसको देखोगे ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है। और ठीक इसका अपोजिट एक्सटेंशन, उसमें क्या हो रहा है, मैं जब इस वेट को नीचे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे वापस जॉइंट जो है उसका जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन, और ये मूवमेंट हो गया हमारा फ्लेक्शन। ये हो गया एक्सटेंशन, जॉइंट का एंगल बढ़ रहा है, देखो 180 डिग्रीज हो गया, और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन, ठीक है, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। चलो, एक्सटेंशन को याद करने का तरीका है, आपके घर में एक्सटेंशन होंगे जिसमें आप पावर केबल लगाते हो अपनी, तो वो क्या करते हैं, आपके वायर को लंबा कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंशन में क्या हो रहा है कि आपका जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, वायर इंक्रीज हो रहा है, आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द एंगल डिक्रीजेज एट जॉइंट जॉइनिंग टू बॉडी पार्ट्स। अभी मैंने बताया कि एंगल डिक्रीज होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। द एंगल इंक्रीजेज एट अ जॉइंट टू बॉडी पार्ट्स, ये तो हमारा एक्सटेंशन का स्टेटमेंट है। एक्सटेंशन में क्या हो रहा था कि जो एंगल था वो हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो ये नहीं होगा। एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। ए बी ई, बी नहीं है, आपको पता है बी नहीं है, आप श्योर हो तो इसको काटो। बी सी डी नहीं है, काटो। ए सी लास्ट वाला ए बी सी, चलो चार में तो बी है। आपको पता है कि जब एंगल इंक्रीज होता ही नहीं है हमारे फ्लेक्शन में, तब तो ये तीनों ऑप्शन सीधे सीधे कट गए, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। ये इसको हम बेसिकली कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स हो जाए और आप कंफ्यूज होने लगोगे यार कौन सा सही है, मुझको तो सारे ही सही लग रहे हैं, तो आप उस पर जाओ जो आपको सही नहीं लग रहा है, उसको देखो वो किस किस ऑप्शन में है, उनको एलिमिनेट करते जाओ, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर होते जाएंगे। और सीयूटी यूजी का जो पेपर है, इसको देख के लगता है कि ये बिल्कुल भी कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है आपको, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे ये जो आपको बी 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 तीनों में दिख गया ना
कि यार ये पॉइंट तो है ही नहीं, एकदम ही हटा दो इसको, और इसको तीनों ऑप्शन में डाल दिया कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो फिर ऑप्शंस कट ही जाएंगे। बड़े एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करते हैं ऑप्शंस में, ताकि आपको पूरे फोकस से क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़े। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आपको पता है क्या होता है? एक फर्स्ट हेल्प होती है, किसी को इंजरी होती है, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो जो आप सबसे पहली जो एक हेल्प देते हो वो हमारी कहलाती है फर्स्ट एड। ठीक है, अब इसका देखो एम्स क्या क्या होते हैं? प्रिजर्व लाइफ, प्रमोट रिकवरी, रेस्ट, प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन, या फिर आइजिंग। प्रिजर्व लाइफ, बिल्कुल, किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सबसे पहले उसकी जान बचाओगे कैसे भी करके। अगर खून बह रहा है तो आप उसको रोकोगे, अगर वो बीच रोड पे है और गाड़ियां चल रही तो आप गाड़ियों को रोक के उसको साइड करोगे, तो सबसे पहले तो आप उसकी लाइफ बचाओगे, तो ये होता है। प्रमोट रिकवरी, बिल्कुल आप रिकवरी में हेल्प करोगे उसकी, यानी कि आपने पट्टी रख दी, तो क्या हुआ, उसका जब खून बहना बंद हुआ तो थोड़ी थोड़ी उसकी रिकवरी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने उनको जगाने की कोशिश करी, या अगर कोई ड्राउनिंग का केस है, कोई पानी में है, तो आपने फर्स्ट एड देते हुए उसका पानी निकाला, उसको सीपीआर दिया। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है, तो आपने वहां पे क्या करी, रिकवरी स्टार्ट कर दी उस पेशेंट की, तो थर्ड भी होगा। रेस्ट भी आप दे सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो क्या रेस्ट आपके फर्स्ट एड में आएगा? रेस्ट तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा पार्ट हो गया, जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल, आप उस सिचुएशन को और खराब होने से रोकते हो। किसी के खून बह रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उसका खून बहने दोगे, किसी को चोट लगी तो चोट एकदम खुली छोड़ दोगे, नहीं, आप उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब होने से रोकते हो। तो डी भी हो गया। हमको सिर्फ तीन ही करने हैं, तो हम देख लेते हैं ए बी डी है कहीं पे। अच्छा ए, अच्छा ठीक है ए बी डी हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। आइजिंग, बर्फ रखना उस जगह पे, ये भी एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आपके आपके पास ऐसा नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपके पास हाथ में बर्फ आ जाएगी, लो मैं बर्फ लगा देता हूँ, नहीं, पहले आप उसको वहाँ इस सिचुएशन से निकालोगे, और कहीं चोट लगी तो आप बेसिक उसका ट्रीटमेंट करोगे, और फिर आइजिंग वगैरह और रेस्ट, ये क्या आता है, थोड़ा सा लंबे प्रोसीजर का पार्ट हमारा हो जाता है। ठीक है, चलो आंसर क्या, इन्होंने भी 3 लगाया था, तो क्या अच्छी बात है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ हैपनिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। अब ये आपका एलएनआईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 5 से 6 कॉलेजेस के बारे में हमको पढ़ना है, हमारा एक ये चैप्टर ही है, पूरा यूनिट है, जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एलएनआईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ऐसे ही लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वाईएमसीए के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, जिनके बारे में हमको अपनी क्लास में पढ़ना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं। एलएनआईपी वॉज एन एफिलेटेड कॉलेज ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी, ये सबसे पहला आएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने एलआईपी से अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, सेकंड है हमारा, एलआईपी वाज ब्रॉट इनटू द फोल्ड ऑफ जिवाजी यूनिवर्सिटी, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एलआईपी बिकम्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, एलआईपी वाज कन्फर्ड टू अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा आंसर 2। सबसे पहले विक्रम यूनिवर्सिटी, ये भी एमपी में ही है, उसका पार्ट थी, फिर जिवाजी यूनिवर्सिटी के साथ आई जो कि ग्वालियर में है, फिर इसको ऑटोनॉमस कॉलेज का एक अवार्ड मिला, स्टेटस मिल गया, और फिर ये फाइनली डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है, तो इस हिस्ट्री को भी हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, और भी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी हिस्ट्री हमको पढ़नी है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लो, आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, हल्का सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। चलो फटाफट इसको 5 सेकंड लो और आप इसका आंसर करो। बहुत आप लोगों ने इसको परफॉर्म किया होगा। एक एथलीट है जिसको यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको 10 मीटर का डिस्टेंस होता है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स रखे होते हैं यहाँ पे, इनको उठा के वापस यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा, दोबारा आप यहाँ से भागते भागते जाओगे, जो सेकंड ब्लॉक है उसको उठाओगे और इसको उठा के यहाँ पे रखोगे, और जैसे ही आप यहाँ पे इसको रख के लाइन क्रॉस करोगे, आपका टाइम क्लोज हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं शटल रन। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये नहीं है, आपको पता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या होता है, एक लाइन से आपको सीधे जंप करना होता है, जहां पे आप जंप करोगे वो आपका डिस्टेंस हो जाता है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट रनिंग हो गई, 600 मीटर रन वॉक, ये आपका एंड्योरेंस का हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा शटल रन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं इस वीडियो के, जो कि है हमारा मैच द नंबर ऑफ गिवन टीम्स इन लिस्ट 1 विद द नंबर ऑफ बाइज टू बी अलॉटेड इन लोअर हाफ। ठीक है, अब ये आ गया आपका बाय का क्वेश्चन, जो कि आपके नॉकआउट से ही रिलेटेड है। तो नॉकआउट से देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। नॉकआउट वाला जो यूनिट है, टूर्नामेंट्स एंड फिक्चर्स एंड मेथड्स वाला, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्लास में। लीग टूर्नामेंट्स भी हैं, राउंड रॉबिन भी जिसको बोलते हैं, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले चलो हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। कितनी कितनी टीम्स होंगी, अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहो तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ क्या क्या होता है, ताकि
आप समझ जाओ कि इसके आंसर्स कैसे निकलने, अदरवाइज इनका निकालना बहुत ईजी है, आप सिंपल निकाल सकते हो। सबसे पहले हम 11 टीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 11 टीम्स अगर हमारे पास हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ 22। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मैंने आपको बताया क्या हो जाएगी इसकी 16 माइनस 11। नंबर ऑफ 22 हमारे पास आ गए 5, ठीक है, नंबर ऑफ 22 हमारे हो गए 5। अब हमको यहाँ पे निकालना है अपर और लोअर हाफ में कितनी कितनी टीम्स जाएंगी। तो अपर हाफ को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+2 अपॉन सॉरी n+1, ठीक है, अपॉन 2। ये होता है हमारा अपर हाफ का, ठीक है। दो हाफ होते हैं आपको पता है, अगर हम कभी नॉकआउट टीम्स में टीम्स को बांटेंगे, तो जैसे मैंने ये बांटा 5 6 7 8, होपफुली आपको विजिबल होगा, ठीक है, 8 तक मैंने यहाँ लिखा। तो अगर मैं इसको दो हाफ में बांट दूंगा तो ये हो गया हमारा अपर हाफ और ये हो गया हमारा लोअर हाफ, ठीक है। तो ऐसे ही अपर हाफ में बांटने के लिए n+1 अपॉन 2 कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया, n हो गई हमारी नंबर ऑफ टीम्स जो कि यहाँ पे है 11, तो 11+1 12 अपॉन 2। तो अपर हाफ में हमारी हो गई 6 टीम्स। लोअर हाफ की अगर मैं बात करूं तो लोअर हाफ का होता है इसका n-1 अपॉन 2, यानी कि 11 n की वैल्यू हो गई, 11 - 1 करेंगे तो 10 अपॉन 2। तो लोअर हाफ में हमारी चली गई 5 टीम्स, ठीक है। अब 22 निकालने का ठीक इसका उल्टा फॉर्मूला होता है अपर हाफ के लिए। टेंशन मत लेना, इन सारी चीज़ों को हम क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ 22 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर हाफ में करने के लिए 22 का नंबर ऑफ 22 -1 अपॉन 2। तो नंबर ऑफ 22 -1 अपॉन 2 हम करेंगे, तो नंबर ऑफ 22 कितनी है 5 -1 यानी कि 4 अपॉन 2। तो अपर हाफ में जाएंगी 2 और लोअर हाफ में नंबर ऑफ 22 +1 अपॉन 2 यानी कि 6 + 2 3। तो 2 और 3 मिलकर आपकी 5 22 हो गई। अब देखो लोअर हाफ में कितनी गई 11 टीम के हिसाब से 3 22। अब 3 22 देखो कहाँ पे है, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ए का 4, देखो ए का 4 सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है। फिर से देखो कितना इजी तरीके से आपका पेपर बनाया गया है कि अगर आपने किसी एक का भी निकाल लिया तो आपका आंसर देखो यहाँ पे ठीक हो गया है, ठीक है। ऐसे ही चलो आपको टास्क दे देता हूँ मैं, बाकी जो 3 है इनका भी ऐसे निकालने का ट्राई करना, ठीक है, कि 15 टीम से कितने लोअर हाफ में बाई होंगे, 17 में कितने होंगे, 13 में कितने होंगे। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बिलीव मी आपको ये सारे फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दिमाग में कैलकुलेशन करोगे और आपके इसके जो बाई हैं वो निकल आएंगे बहुत ईजिली, ठीक है। जैसे कि 15 में सिर्फ एक बाई मिलेगा तो आपको पता है लोअर हाफ में ज़्यादा बाई हैं तो 15 का एक ही हो जाएगा। 17 में 15 बाई हमको मिलेंगे तो ऊपर 7 नीचे 8, 8 ऑप्शन बिल्कुल है यहाँ पे। और 13 में आपको 2 बाई मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बाई टोटल हो गए, ऊपर एक और नीचे 2, क्योंकि नीचे वाले में एक बाई ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही याद कर लो कि नीचे वाले लोअर हाफ में एक बाई ज़्यादा होता है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तब आ जाएंगी जब आप कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझ लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्लासेस का, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे कॉम्प्रीहेंशंस हैं जिसका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा रीड करने में, आपको समझाने में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको इससे नॉलेज मिली होगी। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।